हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था और अब से पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और इसके बाद आगे हम बात करें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसकी टेक्निक के बारे में बात करें। ठीक है, सबसे पहले इसमें टेक्निक जो दी हुई हैं ये सारी टेक्निक्स दी हुई हैं। ठीक है, तो पहली टेक्निक्स के बारे में अगर बात करें तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? F.W. टेलर का कहना यह है कि भाई अगर आप फैक्ट्री में काम कराते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे फोरमैन बांटने होंगे। बहुत सारे का मतलब कि 4 फोरमैन आप एक जगह प्लानिंग डिपार्टमेंट में बांट दिए और 4 आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दीजिए। इससे ये होगा कि सभी अपना काम तेज़ी से करेंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किस तरह से? अगर हम देखिए बात करें, F.W. टेलर कहते हैं कि भाई अगर आप कई सारे फोरमैन बनाते हैं तो सब फोरमैन अपने अपने वर्क को लेकर अवेयर रहेंगे और वे अपने वर्क को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका काम ज़्यादा तेज़ी से बनेगा। अगर आप 2 डिपार्टमेंट बनाते हैं, फैक्ट्री के 2 डिपार्टमेंट करते हैं, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अलग काम होने चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलग काम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वर्कर को प्लानिंग डिपार्टमेंट में शामिल कर दें। इससे आपको दिक्कत हो जाएगी। वर्कर को प्लानिंग डिपार्टमेंट में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट आपका अलग होना चाहिए और उसमें सारी चीज़ें अलग होनी चाहिए। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 आते हैं। पहला आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शन देता है, क्या काम करना है और कितना करना है, ये सारी चीज़ें आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है। दूसरा आपका आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क आपको दिशा बताता है, भाई कौन सा काम किस दिशा में कितना करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपको रूट क्लर्क बताता है। इसके बाद तीसरा आपका आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब ये होता है कि ये आपको बताएगा कि आपको कितने टाइम में इसको काम को फिनिश करना है, किस टाइम आपको आना है, कॉस्ट आपको कितनी रखनी है, कितनी इससे ज़्यादा कॉस्ट या ना हो। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपका ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। इसके बाद डिसिप्लिन ऑफिसर होता है, जो डिसिप्लिन रखता है, जो फैक्ट्री के अंदर डिसिप्लिन रखता है, वो डिसिप्लिन ऑफिसर होगा। इसके बाद अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है। इसमें आपका सबसे पहले होता है गैंग बॉस। गैंग बॉस जो होता है, जो मशीन और वर्कर्स होते हैं, उन दोनों को देखता है, उन दोनों को मैनेज करता है। भाई उन दोनों में कुछ भी अगर दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो उसको देखता है गैंग बॉस। इसके बाद स्पीड बॉस होता है। स्पीड बॉस कौन होता है कि भाई काम कितनी स्पीड से हो रहा है, कितने की स्पीड की ज़रूरत है। अगर किसी काम को जल्दी करने की ज़रूरत है तो वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलता है। इसके बाद रिपेयर बॉस होता है। ये मशीन और टूल्स जो होते हैं उनकी कंडीशन देखता रहता है कि भाई कब किसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कब किसको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें आपका रिपेयर बॉस देखता है। इसके बाद आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्शन बनने के बाद उसकी क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन देता है, उसको देखता है क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका अगर हम परफॉर्मा देखें, फैक्ट्री इंचार्ज एक होता है। ठीक है, ये सारे वर्कर होते हैं। फैक्ट्री इंचार्ज को 2 भागों में बांटता है, प्लानिंग सुपरिटेंडेंट और प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट। ठीक है, इसमें 4 आपके इस तरफ बांट देता है और 4 आपके एक तरफ बांट देता है। ठीक है, ये सारे मिलकर वर्कर्स होते हैं, लेकिन इनको ये 4 ग्रुप में बांट देता है। अगर इनको आपको याद करना है तो गर्ल्स बुरा ना माने, लेकिन इस तरह याद कर सकते हैं, डर्टी गर्ल्स। ठीक है, डर्टी मतलब डी मतलब होता है डिसिप्लिन, आई मतलब इंस्ट्रक्शन, आर मतलब रूट क्लर्क और टी मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसमें वाई आप छोड़ देंगे। इसके बाद गर्ल्स में जी मतलब गैंग बॉस, आई मतलब इंस्पेक्टर और आर मतलब रिपेयर और एल इसमें छोड़ देंगे, एस मतलब स्पीड बॉस। ठीक है, तो इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं। ये सारे वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री इंचार्ज के अंडर में। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने डिपार्टमेंट में बांट दिया, 4 ग्रुप में बांट दिया। इसके बाद बात करें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये क्या होता है, इसके बारे में अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि ये फैक्ट्री में जो वर्क होता है उसमें अगर कुछ एरर आता है किसी पार्ट में, किसी वर्क में, उसको कम करना। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में या प्रोडक्शन में या क्वालिटी में कोई कमी आती है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उसको कम करना। ठीक है, परफॉर्मेंस सुधारना मशीन की या मैन की, वहाँ पर काम करने वालों की, क्वालिटी और क्वांटिटी मटेरियल की, उसको सुधार करना। तो ये आपके स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये क्या होता है? भाई वर्क को सिंप्लीफिकेशन करना। किस तरह? देखिए,
आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी आप क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका साइज, उसका टाइप, सारी चीज़ें मैनेज करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आप कोई मान लीजिए एक पेन ही बना रहे हैं लेकिन पेन आप बना रहे हैं 200 तरीके के, ऐसा ना हो भाई। 200 तरीके में बहुत दिक्कत हो जाएगी सारी चीज़ें मैनेज करनी। तो आप पेन बनाएं चाहे 10 तरीके के बनाएं, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका साइज, उनका टाइप, सारी चीज़ें आप सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। सारे स्टाफ पे आप कंट्रोल करें, लेबर पर कंट्रोल करें, आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो। तो ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में आता है। इसके बाद बात करें हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, इसमें 4 आते हैं। पहला आता है मेथड स्टडी, फिर मोशन स्टडी, फिर टाइम स्टडी और तीसरा फैटिग स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करें मेथड स्टडी क्या होती है। मेथड स्टडी कौन सा मेथड आप फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। भाई आप अगर कोई जॉब अगर आप दे रहे हैं किसी को, किस तरीके से आप जॉब दे रहे हैं, डायरेक्ट रख रहे हैं उनका, या आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनका एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, या आप अगर फैक्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं या उसको बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, कौन सा बेस्ट मेथड है। ठीक है, प्रोडक्शन का, डिज़ाइनिंग का, मटेरियल हैंडलिंग का। तो ये सारी चीज़ें आपको ये देखनी है, या सारी चीज़ें आप इसमें बहुत सारी टेक्निक आती हैं मेथड स्टडी में आपकी, जैसे चार्ट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, रिसर्च हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो मेथड स्टडी यही होता है आपका। इसके बाद मोशन स्टडी होता है। मोशन स्टडी होता है कि भाई आपको जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके मोशन को देखना है, उनकी थिंकिंग को देखना है, उनकी थिंकिंग को एनालिसिस करना है, क्या वो सोच रखते हैं, क्या मूवमेंट है उनका, ये सारी चीज़ें आप मोशन स्टडी में देखेंगे। ठीक है, आपको उनका जो उनसे बेस्ट वर्क लेना है उनका, तो उनके मोशन को देखना है, उसको स्टडी करना है, ताकि आपका टाइम बचे, आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो, आप जो वर्कर्स हैं उनको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद टाइम स्टडी होता है। टाइम स्टडी क्या होता है कि भाई आप वो टेक्निक प्रेफर करें जो टेक्निक कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे और उसकी कॉस्ट भी कम हो। ठीक है, इस तरह से टाइम स्टडी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, किस तरह से आप वर्क करा रहे हैं, किस टाइम में, कितना टाइम किसी वर्क में लग रहा है, कोई वर्कर कितने टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये टाइम स्टडी होती है। इसके बाद बात करें फटीग स्टडी। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये सीधा सीधा है कि रेस्ट, आप कितना रेस्ट दे रहे हो, इसका मतलब होता है फटीग, मीनिंग होता है टायर्डनेस। भाई आपके यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके आपको थकान को भी ध्यान रखना है कि वो कितने टाइम में थक जाते हैं, उनको कितना रेस्ट देना है। अगर आप 9 घंटे काम ले रहे हैं तो 9 घंटे में आपको कितना उनको रेस्ट देना है, कितने कितने टाइम के बीच उनको रेस्ट देना है, ये सारी चीज़ आपके फटीग स्टडी में आती है। तो ये आप सारी इसी में, जो फैक्ट्री वाला होता है वो सारी इसी में देखता है। इसके बाद डिफरेंट वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीसीज। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप किसी मान लीजिए फैक्ट्री में अब अगर वर्कर काम कर रहे हैं और उसमें पेन बना रहे हैं, तो पेन को आप सबसे अच्छा जो तरीका बताया है FW टेलर ने, वो ये बताया कि आप वर्कर से अगर एक पेन बनवा रहे हैं तो उसको पर पीस के हिसाब से पेमेंट करिए। पर पीस के हिसाब से मान लीजिए वो दिन में 10 पेन बना रहा है, तो 10 पेन बनाने के अगर उसे आप 10 रुपये देते हैं तो 100 बैठते हैं, 100 पेन बनाते हैं तो 1000 बैठते हैं, 200 पेन बनाते हैं तो 2000 बैठते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, वर्कर्स जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की कोशिश करेगा। तो ये एक मोटिवेट होता है वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीसेस यही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें मेंटल रिवैल्यूएशन की, मेंटल रिवैल्यूएशन आपको क्या देखना है कि भाई आपके यहाँ जो वर्कर काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो माइंड सेट है, उनका जो मेंटल सिस्टम है, उसको आपको मोटिवेट करते रहना है। उनको आपको बताते रहना है कि आप जो काम कर रहे हैं इतना आपको काम करना है, उनको मोटिवेट करते रहना है ताकि वो अपना अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आपको दें और आपकी फैक्ट्री को फ़ायदा हो, आपकी प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज़ हो, आपका प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, तो ये मेंटल रिवैल्यूएशन यही होता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आएगी, पसंद आएगी। शुक्रिया।